रेडी? स्टार्ट। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। विराम। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। विराम। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। विराम। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। विराम। पैरा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। विराम। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। विराम। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। विराम। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। विराम। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। विराम। पैरा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। विराम। पैरा। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। विराम। पदार्थ के 2 रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। विराम। पैरा। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। विराम। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। विराम। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। विराम। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। विराम। एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें। विराम। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। विराम। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। विराम। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। विराम। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहां गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नेक्स्ट। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। विराम। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। विराम। जैसा कि चित्र
1.1 में दर्शाया गया है, विराम पैरा। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, विराम पैरा। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें, विराम। इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें, विराम। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दें, विराम। नेक्स्ट, इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है, विराम पैरा। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, विराम पैरा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है, विराम। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, विराम। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, विराम। अंततः एक स्थिति ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, विराम पैरा। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, विराम। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती